हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही मिल पाएगा। इसके लिए आप हमारा PDF कोर्स यदि बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि अगर आपका कोई हमारे से डाउट हो PDF कोर्स से संबंधित तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 26 फरवरी को पढ़े गए सभी करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर टीम, इन्होंने सेकंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 इसको जीत लिया है। इंडिया और फ्रांस ये दोनों ही मिलकर ब्लू इकोनॉमी पर कार्य करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है। गवर्नमेंट ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट यानी कि BIM स्कीम को 2025-26 तक कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में स्थित है इसका ऑफिस, इसको प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए एक्स कोबरा वॉरियर 22, ये जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड किंगडम में होगी और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो देखिए, पहले पार्टिसिपेट करने वाली थी जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब जो है इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने निकर्षण सदन, जो कि एक ड्रेसिंग म्यूजियम है, इसको इनोग्रेट किया है विशाखापट्टनम में। नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कोहिमा नागालैंड में खेली जाएगी। अनिरुद्ध सूरी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम। बोइंग ने हाल ही में 12 P-8I एयरक्राफ्ट भारत को डिलीवर किए हैं। सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ये अगरतला त्रिपुरा में इनोग्रेट किया गया। मनोज कुमार मोहापात्रा ये एल सल्वाडोर में भारत के अगले एम्बेसडर बनाए गए हैं। संजीव सन्याल, इन्हें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC-PM इसमें फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवायतनम हेल्ड एट विच प्लेस, तो पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम किस स्थान पर आयोजित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, हम्पी, कर्नाटका। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, DONER, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सभी प्रभार हैं G किशन रेड्डी के पास। तो इन्होंने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पर एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है और इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल रहा देवायतनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ओडिसी का मतलब होता है एक पूरी जर्नी, शुरुआत से लेकर और जिस टाइम पर हम हैं वहाँ तक की जर्नी, उसे बोलते हैं ओडिसी। और इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर? हम्पी, कर्नाटका में। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा स्टैटिक जीके भी जानना चाहिए हम्पी कर्नाटका के बारे में। हम्पी जो है ये नर्दर्न कर्नाटक में एक टेम्पल टाउन है और विजयनगर डायनेस्टी इसकी कैपिटल भी ये था। आपको जानना चाहिए कि ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर स्थित है हम्पी, और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि यहाँ विरूपाक्ष टेम्पल है, विठ्ठल टेम्पल है और नंदी स्टैचू लोकेटेड है। विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कमेंस्ड अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022, पूछ रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन नेवी।
तो भारतीय नौसेना ने मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 इसको विशाखापट्टनम में शुरू किया है। आपको जानना चाहिए कि ये 2 फेजेस में रहेगा, एक तो हार्बर फेज जो कि 25 से 28 फरवरी तक, और दूसरा है सी फेज 1 से 4 मार्च तक। और इसका थीम रहेगा कैमरेडरी, कोहेसन, कोलेबोरेशन। तो ये जो मिलन 2022 एक्सरसाइज है ये इसका थीम है। अच्छा, जो आप शब्द देख रहे हैं यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमरेडरी। तो इसका मतलब होता है मित्रता के साथ चलना, भाईचारे के साथ चलना। Who has been roped in by Dish TV as its brand ambassador? डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, और हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MSME रुपे क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर MSMEs के लिए यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया है। देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये जो बैंकिंग वाले जो एस्पिरेंट्स हैं तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ SSC का भी देखते हैं, स्टेट PCS वाले भी बच्चे हैं जो करंट अफेयर्स देखते हैं, तो उनके लिए इस तरह के करंट अफेयर्स जो है रिलेवेंट नहीं है, वो अपने आप ही इस चीज़ को सीखें और आगे बढ़ें इसमें। तो ये जो है आपके बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बैंक वाले भी केवल इतना ही पढ़ें, ये ना हो कि इसके बारे में ही पूरा आपने ऐसे टाइप पढ़ लिया, ऐसा भी ना हो। इसमें यही पूछा जाता है अब उस कार्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने बेसिस पॉइंट, ये सब नहीं पूछा जाता, केवल इतना आप याद रखें। बाकी आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO राज किरण राय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। हाल ही में हमने पढ़ा था कि वेदांता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8,000 करोड़ रुपए की एक फैसिलिटी साइन की है। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि एक NBFC है होम फर्स्ट, इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2022? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 जो कि 27 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा, इसका थीम क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है, फूड फ्यूचरिज्म। तो देखिए, प्रोटीन डे ये 27 फरवरी को मनाया गया है, और मतलब इस साल की अगर हम बात करें 2022 की, और इसका जो थीम रहा है ये फूड फ्यूचरिज्म रहा है। आपको जानना चाहिए जो ये प्रोटीन डे है ये साल 2020 में 27 फरवरी को लॉन्च किया गया था राइट टू प्रोटीन के द्वारा। राइट टू प्रोटीन क्या है? ये एक कैंपेन है, मतलब प्रोटीन इनटेक आपको जो है लेना चाहिए, उसको जो है नज़रअंदाज ना करें, तो इस तरह की अवेयरनेस ये फैलाता है, राइट टू प्रोटीन कैंपेन। वर्ल्ड NGO डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो विश्व NGO दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। तो वर्ल्ड NGO डे 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और सबसे पहले 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए NGO का मतलब आप सभी जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 71 में जगह दी गई है, इसके तहत ये टर्म जो है क्रिएट की गई। और कोई भी NGO वो होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इंडिपेंडेंट हो और प्रॉफिट के लिए वो काम ना करती हो। नेक्स्ट है हमारे पास एन MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विद एन आउटले ऑफ ₹200 करोड़ विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो पूछ रहे हैं 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंधुदुर्ग। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे, इन्होंने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की अनाउंसमेंट की है, और ये बनेगा आपका सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। 200 करोड़ रुपए का इसमें आपका बजट रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी जान लेना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन है? नारायण राणे। तो हाल ही में एक MSME कॉन्क्लेव हुई 2 दिन की, ये हुई आपकी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, तो इसी दौरान इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। भारती एयरटेल हैज़ डिसाइडेड टू एक्वायर एन एडिशनल what % स्टेक
इन इंडस टावर्स फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप। पूछ रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन समूह से इंडस टावर्स में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 4.7%। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना कि इतने शेयर किसने लिए, इस कंपनी में किसने शेयर एक्वायर किए, ये भी जो है बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार देखा जाता है। हाल ही में जो बैंक के एग्ज़ाम हुए उनमें भी इस तरह क्वेश्चंस देखे गए थे। तो आपको जानना चाहिए कि भारतीय एयरटेल ने डिसाइड किया है कि ये इंडस टावर में वोडाफोन ग्रुप से 4.7% स्टेक एक्वायर करेगा और इसी के साथ इंडस टावर्स में एयरटेल की जो शेयर होल्डिंग है ये 46.4% हो जाएगी। और वोडाफोन आपको जानना चाहिए 28.1% स्टेक हैं इसके फिलहाल और ये 21% रह जाएंगे। विच स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल पास्ट अवे। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा के फॉर्मर और फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल, इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बुयान ट्राइब से आते थे और 1989 से 1990 तक ये चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद 1999 से 2000 के बीच भी ये चीफ मिनिस्टर रही हैं। और फिलहाल कौन है चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक। नेम द इंडियन वेटलिफ्टर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 55 kg वेट कैटेगरी एट द सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। पूछ रहे हैं कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है मीराबाई चानू। तो देखिए मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है 55 kg वेट कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल इन्होंने 191 kg का वेट लिफ्ट किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। तो देखिए सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन सीईओ अभिषेक सिंह, इनको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। मूडी स्केल्ड अप इंडियाज 2022 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %। पूछ रहे हैं कि मूडी ने भारत के 2022 के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 9.5%। तो देखिए मूडी ने कहा है कि 2022 में जो ग्रोथ फोरकास्ट रहेगी इंडिया की वो 9.5% रहेगी। पहले इसने 7% बताया है। इसका रीज़न भी दिया है कि यूनियन बजट में कैपिटल स्पेंडिंग पर फोकस दिया गया है, इसलिए हमने इसको इम्प्रूव किया है। जो हमने रेटिंग दी है 9.5% मतलब जीडीपी ग्रो करेगी 2022 में। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। सही आंसर ऑप्शन सी है 43। तो देखिए इंडिया ने आईपी स्कोर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो स्कोर है इसको इम्प्रूव किया है। पहले 38.4 था और अब ये 38.6 जो है % हो गया है और 55 कंट्रीज़ में भारत की रैंक है 43 यानी कि 43। क्या नाम है इंडेक्स का? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इसको कंपाइल किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। टॉप 5 कंट्रीज़ देख लेते हैं इस इंडेक्स में। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन एंड फ्रांस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। A joint military exercise ex-Dharma Garjun 2022 between India and Japan is being conducted in which Indian state? तो पूछ रहे हैं भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जुन 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कर्नाटक।
तो देखिए एक्सरसाइज थर्मोकार्जन 2022, ये इंडिया और जापान के बीच में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी बेलगाम कर्नाटक, यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच में। आपको बता दें एक एनुअल इवेंट है और साल 2018 से भारत में कंडक्ट होता आ रहा है। भारत की ओर से 15th बैटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, ये पार्टिसिपेट कर रही है। और जापान की ओर से 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखते हैं आज के जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर। व्हाट इज करेंसी ऑफ यूक्रेन? सो यूक्रेन की करेंसी का नाम है यूक्रेनियन हरिवनिया, यूक्रेनियन हरिवनिया। हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम? आंसर इज मनप्रीत सिंह। PM Cares for Children scheme has been extended up to February 28, 2022. Who authored the book titled How to Prevent the Next Pandemic? Answer is Bill Gates. Which Indian Grandmaster recently achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in chess tournament? Answer is रमेश बाबू प्रागनंदा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। Canada invokes emergency powers to quell protests। तो देखिए ये हेडलाइन है, इसका मतलब क्या है? Canada invokes emergency powers to quell protest। तो आज का हमारा जो शब्द है ये है quell। तो इसमें हमारा शब्द क्या है? quell। तो quell की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स। तो देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ट्रकर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम वैक्सीन जो उनके लिए मैंडेटरी की हुई है कनाडा गवर्नमेंट ने कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रक अमेरिका से आ रहे हैं उनके पास ट्रक वैक्सीन ज़रूर होनी चाहिए, जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं तो उनके पास वैक्सीन होनी चाहिए। तो उसी की वजह से ना प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया भी था। तो जो कनाडा गवर्नमेंट है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इमरजेंसी एक एक्ट उसको इन्वोक किया है, यानी कि उसको लागू किया है ताकि सख्ती से निपटा जा सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कनाडा इन्वोक्स इमरजेंसी पावर्स टू क्वेल प्रोटेस्ट। तो क्वेल का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी चीज़ को रोकना, स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स। तो जो इमरजेंसी एक्ट है वो एक तरह का फोर्स ही है। तो इससे अब जो है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो है वहाँ से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं पुलिस इन राइट गियर वर कॉल्ड इन टू क्वेल द डिस्टर्बेंसेस अनरेस्ट। तो देखिए जो पुलिस है तो दंगों में जो डिस्टर्बेंस हुआ या फिर अनरेस्ट हुआ उसको क्वेल करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए बुलाई गई। बाकी आप ये भी देख सकते हैं दिस लेटेस्ट सेटबैक विल हैव डन नथिंग टू क्वेल द ग्रोइंग डाउट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द क्लब। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? द लेटेस्ट सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है कि कोई चीज़ है और आपको एक धक्का सा लगा है, उसको बोलते हैं सेटबैक। आप कोई व्यक्ति बहुत सालों से तैयारी कर रहा है और कई साल के बाद एक एग्ज़ाम आया, पहली स्टेज उसकी क्लियर हो गई, दूसरी स्टेज जब हुई तो उसमें वो जो है फेल हो गया, तो उसको बोलेंगे एक बहुत बड़ा सेटबैक है उसके लिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, और एग्जाम्पल देखिए आप इससे क्वेल से संबंधित। कर्नाटका हिजाब रो, बीजेपी ब्रास स्टेप्स इन टू क्वेल कंट्रोवर्सी। देखिए मैंने आपको ब्रास का मतलब पहले ही बताया था, जो टॉप लीडरशिप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पॉलिटिकल ग्रुप की, उसको बोलते हैं ब्रास। तो कर्नाटका हिजाब रो का मतलब जो विवाद चल रहा है या फिर जो भी एक पूरी श्रृंखला चल रही है किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं रो। तो कर्नाटक में आप जानते हैं कि हिजाब वगैरह का जो मैटर चल रहा है, तो उससे बीजेपी की जो टॉप ब्रास है, मतलब जो टॉप लीडरशिप है, स्टेप्स इन, यानी कि उसने अब इस मुद्दे में जो है दखलंदाजी दी है। और किस लिए दी है?
टू क्वेल कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको जो है ख़त्म करने के लिए। इंडिया समन्स एनवॉय टू प्रोटेस्ट सिंगापुर पीएम रिमार्क्स। तो हमारा इसमें शब्द है समन। समन का मतलब आई होप आप सभी जानते होंगे। देखिए, अगर हम लीगल तौर पर बात करें तो समन का मतलब होता है न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश, एन ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जब इस तरह से मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का कोई एनवॉय है या फिर एम्बेसडर है वो, या फिर कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे दे जो कि अपने देश के लिए सही ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो उनका एम्बेसडर है ना हमारे देश में, उसको बुलाते हैं कि आप उससे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि इससे क्या मतलब था, आपके प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने जो बात कही है उसका क्या मतलब था, तो उसको बोलते हैं समन। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था, आपको मैंने पहले ही बताया था लोकसभा के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, तो उसी का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए इंडिया ने जो यहाँ के सिंगापुर के जो एनवॉय हैं भारत में, उनको समन किया, यानी कि उनसे पूछा, क्लैरिफिकेशन मांगी इस बारे में। जैसे इसी के एग्जाम्पल आप और भी दे सकते हैं। रशिया समन्स इजरायली एनवॉय बेन जुई फॉर क्लैरिफिकेशन ओवर स्टेटमेंट्स बैकिंग यूक्रेन। तो इजराइल की ओर से यूक्रेन को समर्थन वाला कोई स्टेटमेंट आया होगा, तो इसलिए रशिया ने इजराइल के जो एनवॉय हैं बेन जुई, इनको समन किया, यानी कि इनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए बुलाया। ग्रीस समन्स रशियन एनवॉय आफ्टर बॉम्बिंग किल्स 10 नेशनल्स। तो देखिए, ग्रीस जो कंट्री है, इसके जो 10 लोग हैं ये भी रशिया द्वारा जो बॉम्बिंग हुई है उसमें मर गए होंगे, इसलिए ग्रीस ने रशियन एनवॉय को, जो रशिया का जो एम्बेसडर है वहाँ पर ग्रीस में, उसको समन किया, यानी कि उसको बुलाया। तो इस तरह से आप इन शब्दों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। एक और देखेंगे, यूक्रेन अ स्केपगोट इन रशिया वेस्ट वॉर। तो शब्द है हमारे यहाँ पर स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा, यानी कि दूसरों की गलती के लिए कोई और दंडित कर दिया गया। तो यूक्रेन अ स्केपगोट इन रशिया वेस्ट वॉर। तो रशिया और जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब होता है यूरोप और अमेरिका, ये सब। तो रशिया और यूरोप और या फिर अमेरिका, इनको वेस्ट बोलते हैं। तो इनके बीच में जो एक जो तलखी चल रही है ना, जो कड़वाहट है, उसके बीच में कौन पिस गया, यूक्रेन, ये कहने का मतलब है, यानी कि बलि का बकरा यूक्रेन बन गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूपानी मेड अ स्केपगोट टू हाइड फेलर्स ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा कहा है कांग्रेस ने। हाल ही हमने देखा था कि गुजरात के सीएम रूपानी थे, उनको चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी जो फेलियर है, उसकी जो विफलताएं हैं, उसको छिपाने के लिए रूपानी को स्केपगोट बनाया गया, यानी कि उसको बलि का बकरा बनाया गया। तो रूपानी जी को हटा दिया गया, है ना। लेकिन ये नहीं माना कि हमारी गलती है, तो कुछ ना कुछ तो बताना था, इसलिए रूपानी को उन्होंने हटा दिया, उनको बलि का बकरा बना दिया। तो ऐसा कहा है कांग्रेस ने। एक और देखिए, अहमदनगर फायर, फैमिली ऑफ जेल्ड डॉक्टर्स सेज बीइंग मेड अ स्केप गॉट। तो देखिए, अहमदनगर फायर में, अहमदनगर में कोई फायर लगी, तो किसी डॉक्टर का उसमें नाम आ गया, तो उसकी डॉक्टर की फैमिली कह रही है कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो अपने आप पर तो उसका जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि जो डॉक्टर है उसके ऊपर डाल दिया है, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। तो डॉक्टर क्या हुआ है, डॉक्टर को स्केपगोट बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि किसी की तो जवाबदेही तय करनी है। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स, आपकी डिमांड आ रही थी, कई सारे मेल्स और टेलीग्राम पर भी मैसेज आए। आप चाहते थे कि जो जनवरी के महीने में हमने जो इतनी भी वोकैबुलरी पढ़ी है उसकी पूरी एक वीडियो आई, तो वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। कल ही अपलोड की है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा इसको, पूरा कंपाइलेशन है इसमें। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? हु इज़ द करंट हाईएस्ट रन गेटर इन T20s? Which team clinched the Pro Kabaddi League Season 8 trophy by eking out a close 37-36 win over Patna Pirates? Eking out का मतलब क्या होता है? Eke out का मतलब होता है बहुत मुश्किल से किसी चीज़ में सफलता पाना, बहुत डिफ़िकल्टी से
किसी चीज़ में सफलता पाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37-36 से जीता है जिस टीम को मैं आपके पूछना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत से जीतना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, उसको बोलते हैं ईक आउट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर एज पार्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स बाय यूएस, रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक स्टेक इन एक्विलिस, अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस कंपनी। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर अभी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।